शरद पवार को समझने के लिए 100 जन्म लेने पड़ेंगे। अब से 4 साल पहले शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत की शरद पवार को लेकर कही गई ये बात बार बार सच साबित हो रही है। शरद पवार के दिमाग में क्या चल रहा है, ये समझना आसान नहीं। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित और आज बात करेंगे एनसीपी प्रमुख शरद पवार की, जो कि लगातार अपने सहयोगी दल कांग्रेस को झटके पर झटका दिए जा रहे हैं। शरद पवार की उम्र भले ही 82 साल की हो, लेकिन महाराष्ट्र के सियासी हलकों में माना जाता है कि उनका दिमाग अब भी किसी 25 साल के नौजवान की तरह शार्प है। शरद पवार क्या सोचते हैं, शरद पवार क्या करने जा रहे हैं, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। वो आज भी भारत के सबसे अनप्रेडिक्टेबल पॉलिटिशियन बने हुए हैं। इसकी सबसे ताजा मिसाल बीते हफ्ते ही देखने मिली। कांग्रेस शरद पवार की पार्टी एनसीपी की करीब 2.5 दशकों से पार्टनर है। 1999 से शरद पवार यूपीए में भी कांग्रेस के साथ रहे हैं और महाराष्ट्र की जो महाविकास आघाड़ी नाम का गठबंधन है उसमें भी दोनों पार्टियां पार्टनर हैं। लेकिन इसके बावजूद जब मुद्दा आया बीजेपी को घेरने का, तो शरद पवार कांग्रेस को झटके पर झटके देने लग गए। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद कांग्रेस लगातार अडानी को लेकर आक्रामक है और अडानी पीएम मोदी के रिश्तों को लेकर लगातार कांग्रेस आंदोलन कर रही है और मांग कर रही है कि अडानी के ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं उसके लिए एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाए। लेकिन कांग्रेस के गठबंधन में पार्टनर होने के बावजूद, विपक्ष का एक बड़ा चेहरा होने के बावजूद, शरद पवार ने उस वक्त सबको चौंका दिया जब वे अडानी के पक्ष में उतर आए और उन्होंने कहा कि अडानी को निशाना बनाया जा रहा है और अडानी पर लगे आरोपों की जांच के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाने की कोई जरूरत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की जांच ही बेहतर होगी। इसके पीछे शरद पवार का तर्क यह था कि अगर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाती है तो ऐसे में जो दोनों ही लोक सदन हैं, संसद के लोकसभा और राज्यसभा, उनमें बीजेपी के सांसदों की संख्या ज्यादा है और ऐसे में उस कमेटी में बीजेपी के सदस्य ज्यादा होंगे और वो जांच सही तरीके से नहीं होगी। पवार के इस बयान ने जहां कांग्रेस की आक्रामकता की हवा निकाल दी और कांग्रेस को आग बबूला कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी जैसी पार्टियां जो कि बीजेपी के खिलाफ लामबंद हो रही हैं, उन्होंने भी अपनी नाराजगी जताई। लेकिन यह कम नहीं था। इसके बाद एक कदम आगे बढ़ते हुए शरद पवार ने कांग्रेस की ओर से उठाए गए एक और मुद्दे की हवा निकाल दी। कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री को लेकर मुद्दा बना रही थी, उसको लेकर काफी आक्रामक थी। लेकिन शरद पवार ने यह कह दिया कि प्रधानमंत्री की डिग्री उनके लिए कोई मुद्दा नहीं है, देश में और भी कई सारे मुद्दे हैं और भी कई सारी समस्याएं हैं और उन पर फोकस किया जाना चाहिए। इससे पहले कांग्रेस जब सावरकर के मुद्दे को लेकर बीजेपी को घेर रही थी, तब भी शरद पवार ने एक अलग रुख अपनाया और कांग्रेस से कहा कि वे सावरकर के मुद्दे को ना उठाएं। राहुल गांधी को नसीहत दी कि वे सावरकर के मुद्दे को ना उठाएं, क्योंकि उनके ऐसा करने से महाविकास आघाड़ी में एक तरह से फ्रिक्शन पैदा हो रहा था, टकराव पैदा हो रहा था, क्योंकि शिवसेना के लिए एक अजीब स्थिति बन गई थी। शिवसेना सावरकर का समर्थन करते आई है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी जिसकी की कांग्रेस पार्टनर है, वो लगातार सावरकर पर निशाना साध रही थी। ये तो कुछ ताजा मिसालें थी, लेकिन शरद पवार के सियासी करियर को अगर शुरुआत से ही देखें तो पाएंगे कि ऐसे कई उदाहरण हैं, ऐसे कई किस्से हैं जहां पर शरद पवार ने कुछ अप्रत्याशित किया, कुछ ऐसा किया जिसने सबको चौंका दिया, कुछ ऐसा किया जिससे कि सभी को झटका लगा। साल 1978 में उनकी ओर से कांग्रेस में की गई बगावत को ही लीजिए, जब उन्होंने अपने साथ कई एमएलए के साथ कांग्रेस पार्टी से बगावत कर दी और खुद 38 साल की उम्र में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन बैठे। इसके बाद 80 के दशक के मध्य में शरद पवार फिर से एक बार कांग्रेस पार्टी में आ गए, लेकिन 1999 में उन्होंने फिर से कांग्रेस से बगावत कर दी, सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे को उठाते हुए, और अपनी एक अलग पार्टी बनाई,
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। लेकिन जब महाराष्ट्र में उसी साल 1999 में विधानसभा के चुनाव हुए तो जो शरद पवार सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे को लेकर अलग हुए थे, अलग पार्टी बनाई थी, उन्होंने कांग्रेस के साथ ही मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बना ली और ये कहा कि सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा केंद्र पर लागू होता है, राज्य पर नहीं। लेकिन बाद में जो केंद्र में यूपीए की सरकार बनी साल 2004 में, तो उसमें भी शरद पवार बतौर कृषि मंत्री शामिल हो गए। तब से लेकर शरद पवार की पार्टी एनसीपी यूपीए का हिस्सा रही है। लेकिन साल 2014 में शरद पवार ने फिर से एक बार कांग्रेस को झटका दिया। 2014 में शिवसेना और बीजेपी ने अलग मिलकर चुनाव लड़ा था। देवेंद्र फडणवीस 2014 में, चूंकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी इसलिए उनको मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, लेकिन सदन में जब विश्वास मत हासिल करने की बारी आई तो ऐसे में शरद पवार की पार्टी एनसीपी ने जो है वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया और एक तरह से बिना शिवसेना के साथ होते हुए भी देवेंद्र फडणवीस ने विश्वास मत हासिल कर लिया और उनकी सरकार बन गई। यानी कि शरद पवार ने महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार बनवाने में 2014 में मदद की थी। 2014 में जब फडणवीस की सरकार बन गई तो कुछ वक्त बाद शिवसेना भी सरकार में शामिल हो गई और फिर अगले 5 सालों तक राज्य में शिवसेना बीजेपी की गठबंधन सरकार रही। लेकिन इस सरकार में क्या कुछ हो रहा था, यह शरद पवार का तेज दिमाग बड़ी ही बारीकी से देख रहा था। शरद पवार ने गौर किया कि भले ही शिवसेना और बीजेपी साथ में सत्ता में हों, लेकिन दोनों के बीच अनबन चल रही थी। शिवसेना का मुखपत्र सामना लगातार फडणवीस सरकार को टारगेट कर रहा था, केंद्र में नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रहा था और यह साफ पता चल रहा था कि शिवसेना फडणवीस के साथ सत्ता में, सरकार में खुश नहीं है। शिवसेना के मंत्री आए दिन धमकी देते थे कि हम अपने इस्तीफे अपनी जेब में लेके घूमते हैं। शिवसेना के इसी असंतोष का फायदा शरद पवार ने साल 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद उठाया। साल 2019 का विधानसभा चुनाव शिवसेना और बीजेपी ने साथ मिलकर लड़ा था, लेकिन जब नतीजे आए तो शरद पवार ने एक तरह से उद्धव ठाकरे के सामने ये पेशकश रखी कि अगर वो बीजेपी से अलग हो जाते हैं तो एनसीपी उनको मुख्यमंत्री बनाने में समर्थन देगी और साथ में कांग्रेस का समर्थन भी मिल जाएगा। इस तरह से 3 पार्टियों का महाविकास आघाड़ी गठबंधन तैयार होगा, जिसके उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होंगे और बीजेपी विपक्ष में बैठ जाएगी। इस बात से उद्धव ठाकरे कन्विंस हो गए और फिर महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार आ गई। यहां पर अब पवार को देखिए कि जब नतीजे आए थे तो उनकी पार्टी तीसरे नंबर पर थी। सबसे पहले नंबर पर थी बीजेपी, जिसे सबसे ज्यादा सीटें मिली थी। उसके बाद दूसरे नंबर पर शिवसेना थी, जिसे 56 सीटें मिली थी और तीसरे नंबर पर शरद पवार की पार्टी एनसीपी थी, जिसे कि 54 सीटें मिली थी। लेकिन तीसरे नंबर की पार्टी होते हुए भी शरद पवार ने अपनी पार्टी को सत्ता में ला दिया। महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में बार बार ये बात कही जाती है कि शरद पवार जो कहते हैं वो करते नहीं और जो करते हैं वो कहते नहीं, और शायद यही वजह है कि उनकी तुलना इटालियन कूटनीतिज्ञ निकोलो मैकियावेली से की जाती है।